हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई ओयो रामलाल आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के फर्स्ट लेक्चर में। न्यू चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। मोस्टली क्वेश्चन स्टार्टिंग के पार्ट से ही आते हैं। 90% चांस है कि लॉन्जिट्यूडनल, शेयर और बल्क, और उसमें भी 50% चांस है कि लॉन्जिट्यूडनल से ही क्वेश्चन आए। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है या स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, क्योंकि जब हम पहले फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वजह से शेप में चेंज होगा, ना कि स्ट्रेन आने की वजह से स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस देने की वजह से स्ट्रेन आएगा, इसलिए ये सही है। आगे चलेंगे। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो क्या बताती है? वो बताती है गामा। गामा क्या होता है भाई? एक सेकंड, इसको मैं एडिट करके लिख देता हूँ, थेरी जैसा हो जाएगा। तो यही तो बाबा हुक्स चाचा का लॉ है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और गामा कांस्टेंट आ गया। तो ये होता है। तो जब हम इसका स्लोप लिखेंगे, इसका स्लोप क्या होता है भाई? टेन थीटा। वो बराबर होगा किसके? गामा के। ठीक। तो मुझे बताओ किसकी स्लोप ज़्यादा है, ए की या बी की? बी की स्लोप कम है, ए की स्लोप ज़्यादा है। ए की स्लोप ज़्यादा है तो ए का गामा भी ज़्यादा होगा। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, क्या है? अगला सवाल है, छोटा सा थ्योरी है कि अगर स्ट्रेस टू स्ट्रेन का ग्राफ दिया हो, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस हो, यहाँ पर स्ट्रेन हो, तब स्लोप जो होती है टेन थीटा वो इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा होता है। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेस दे दे और यहाँ यहाँ स्ट्रेन दे दे, यहाँ स्ट्रेस, तो इनवर्सली हो जाएगा। तो स्लोप जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी गामा के। और एक चीज़, गामा जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। अब रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील मतलब रबर को हम ऐसे खींचते हैं, स्टील को नहीं खींच पाते। तो क्या रबर ज़्यादा इलास्टिक हो गया? नहीं। ज़्यादा इलास्टिक वो होता है जो ज़्यादा खींच जाता है, ये गलत बात है। ज़्यादा इलास्टिक वो होता है जो ज़्यादा खींचने के बाद वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है। तो इसीलिए इसका आंसर स्टील आएगा। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, तो ये ट्रू हो जाएगी। आगे चलेंगे। अब देखो, दो फोर्स लग रही है, बोथ रॉड पर कितना इलॉन्गेशन होगा? सेम होगा, अलग होगा? कितना इलॉन्गेशन होगा बताओ मुझे। एक बात बताना कि यहाँ से यफ लग रहा है, यहाँ से यफ लग रहा है, इसमें कुछ इलॉन्गेशन होगी। यहाँ से सिर्फ यफ लग रहा है, तो इसमें मुझे बताओ क्या न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लग जाएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पर भले हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये रॉड इस दीवार पर ऐसे फोर्स लगाएगा यफ के बराबर, तो इलॉन्गेशन इसीलिए सेम होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ रेडियाई, अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है, मतलब R1/R2 is 2:1, तो अगर वायर को सेम फोर्स से स्ट्रेस किया, एफ सेम है, तो स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा? तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो सेम है, ये कांस्टेंट हो गया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई कांस्टेंट हो गया। तो क्या मेरा स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा? हाँ। तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस ड्यू टू वायर वन बाई स्ट्रेस ड्यू टू वायर टू इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 2:1 है, तो R2/R1 1/2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमको ग्राफ दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। तो मुझे यंग मॉडुलस में रिलेशन बताना है। अभी अभी ऊपर बताया, अगर स्ट्रेस टू स्ट्रेन का ग्राफ है तो जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ ए बाई स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? गामा ऑफ ए बाई गामा ऑफ बी। अब ए का स्लोप कितना है? 60 डिग्री की वजह से, तो स्लोप क्या होती है? टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू आ जाएगी, 1060√3। और बी की स्लोप कितनी है? 30 डिग्री। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू गामा ए बाई गामा बी। ये √3 ऊपर जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू गामा ए बाई गामा बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ गामा बी हो जाएगा। गामा ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ गामा बी। अब अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है टेम्परेचर बताना है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया है, ग्राफ दिया है, और उस पर दो टेम्परेचर दिया है, और मुझे इस दोनों टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे? तो ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो किसका गामा ज़्यादा होगा? जिसका स्लोप ज़्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गामा ऑफ ये स्लोप कम है, 1 गामा ऑफ 2 ये वाली स्लोप। अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन है तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा होगी, और जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका गामा ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमको गामा के बीच रिलेशन नहीं बताना है, टेम्परेचर के बताना है। तो गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर का जो रिलेशन है इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब T1 ग्रेटर देन T2। आगे चलेंगे। लोड वर्सेस एक्सटेंशन,
लोड वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसमें से थिनेस्ट वायर कौन है। अब थिनेस्ट वायर वो होगा जिसका रेडियस सबसे लोएस्ट होगा, जिस वायर की थिकनेस सबसे कम होगी मतलब उसका रेडियस सबसे कम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आ जाते हैं हम अपने हुक्स चाचा के लॉ पर। क्या होता है हुक्स चाचा का लॉ? होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, सेम लेंथ, चार वायर का लेंथ सेम है, तो क्या मेरी ये वाली चीज़ क्वेश्चन में बता दी सेम है, कौन सी वाली, ये वाली। और सेम मटेरियल, तो क्या ये भी सेम हो गया, तो क्या ये दोनों सेम हो गया? हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि और क्या सेम है भाई, एक मिनट, सेम मटेरियल, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यफ बाई डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इसको यहाँ लेके चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इतना बस बता दो कि ये क्या है, फोर्स, ये यही है लोड, और एक्सटेंशन क्या है, चेंज इन लेंथ। तो क्या मेरा लोड वन डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन इज इक्वल टू आ गया एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो लोड बाई एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के स्क्वायर के। तो ये लोड बाई एक्सटेंशन होता क्या है, सिंपली हमको पता है कि इसी प्रकार से स्लोप लिखा जाता है किसी दो चीज़ को डिवाइड करके। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, तो जिसका स्लोप मिनिमम होगा उसी का रेडियस भी मिनिमम होगा। स्लोप किसका मिनिमम है, इसका मिनिमम है ओ ए का, तो ओ ए का रेडियस भी मिनिमम होगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। मेरा अगला सवाल क्या है, दो वायर हैं, दोनों को बनाया सेम मटेरियल से, ठीक है, सेम वॉल्यूम है, मटेरियल सेम है, वॉल्यूम सेम है। पहले वाले का क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन 3A है। अगर पहले वाले वायर को इंक्रीज किया डेल्टा एल से या फोर्स लगा के, तो कितना फोर्स लगेगी, सेम, ध्यान देना, हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्टीयर सेकंड वायर बाय सेम अमाउंट, मतलब इसका भी दोनों का डेल्टा एल सेम हो। अब मुझे बस इतना बता दो कि दोनों का इलॉन्गेशन सेम हो, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, दो वायर हैं, टू वायर, दो तार हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो गामा सेम हो जाएगा, वॉल्यूम बोल दिया सेम है, और एक का क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन 3A है, ठीक है, और दोनों में इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा, स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 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 सेम है दोनों वायर का, पहले वो बात में करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि, क्या बताऊँ भाई, इसको इस साइड लेके जाओ, फोर्स इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल एरिया बाई एल, क्या क्या सेम है तार का, ये सेम है कैंसिल, ये सेम है कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास, क्या बच रहा है बताओ, गामा सेम है, डेल्टा एल सेम है, और वायर भी क्या है, टू वायर आर मटेरियल हैव सेम वॉल्यूम, हैव वायर क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस सेक्शन 3 इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, दोनों की लेंथ भी जहाँ तक मुझे लगती है, दो वायर है, तो एक का 3A है एक का A है, तो इसमें अगर वॉल्यूम सेम है तो लेंथ भी सेम नहीं होगी, ऐसा नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे, अरे भाई तो ये कहेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, सिर्फ यही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, कौन सा काम, दोनों में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी एरिया का कर दिया, तो क्या ये मेरा क्या आ गया, लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, और नीचे वी, और ये तो कांस्टेंट है क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब अब हम लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो यफ डैश बाई यफ इज इक्वल टू ए डैश बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब एक का एरिया कितना है, दूसरे वाले का एरिया कितना था, बाद वाले का 3A, पहले वाले का ए, इसका होल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, और यफ डैश बाई यफ, तो जो नई फोर्स होगी वो 9 गुना एफ की लगानी पड़ेगी सेम एक्सटेंशन के लिए। ये वाला आंसर हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।
हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया इस ठंड भरे मौसम में सेकंड क्लास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के लेके, जिसका नाम दूसरा है इलास्टिसिटी। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन। दो वायर हैं ए और बी, उन पर सेम फोर्स लगा है, फोर्स सेम लगा है, फोर्स सेम लगा के स्ट्रेच किया। दोनों के यंग मॉड्यूलस का रेशियो दे दिया है, रेडियस का रेशियो दे दिया है, लेंथ का रेशियो दे दिया है। तो हमको बताना है एक्सटेंशन क्या होगा। तो क्या हुक्स चाचा का हमने एक लॉ पढ़ा है जिसका नाम है हुक्स लॉ इज इक्वल टू गामा इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अब हम इसको अगर लिखना चाहें सिर्फ इसके टर्म में तो सबको उस साइड भेज देंगे। ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये मेरा डेल्टा एल हो गया। मुझे इसी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई। क्या मैं एरिया को पाई आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू गामा इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो मुझे डेल्टा एल का रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, तो सिंपली डेल्टा एल ऑफ ए डेल्टा एल ऑफ बी कर देंगे। फोर्स सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या है एल ए अपॉन एल बी, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आर बी अपॉन आर ए होल स्क्वायर हो जाएगा और गामा ऑफ बी ऊपर चला जाएगा, गामा ऑफ ए नीचे हो जाएगा। क्या ऐसे ही डिक्टो होगा। हाँ, ऐसे ही डिक्टो होगा। अब हम इसमें सिंपली वैल्यू रख देंगे। हमको इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है भाई, लेंथ का रेशियो एल ए बाई एल बी 4/1, आर बी बाई आर ए, देखो आर ए बाई आर बी 3:1 दिया है, लेकिन हम आर बी बाई आर वन लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 1:3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। हाँ देखो, हमको गामा का रेशियो गामा ए बाई गामा बी दिया है, लेकिन हम गामा बी बाई गामा ए लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम 1:2 ना लिख के 2:1 लिखेंगे। सिंपल है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। 4 × 1 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 2 4 दूनी 8/9 8/9 विल बी माई आंसर। सिंपल। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है, उसको एक एंड पे फिक्स कर दिया, मतलब ये कुछ ऐसे। ठीक है, फोर्स एफ को अप्लाई किया दूसरे एंड पर, मतलब यहाँ पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया तो एक्सटेंशन कितनी हुई स्मॉल एल, ये एक्सटेंशन है, इस बार ध्यान रखना। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अनदर वायर, दूसरे वायर में सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा, उसका गामा सेम होगा, जिसका लेंथ 2l है, मतलब और लंबा है, और रेडियस भी 2r है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमको क्या बताना है, हमको एक्सटेंशन बताना है, मतलब चेंज इन लेंथ। तो क्या हमने पिछले ही सवाल में चेंज इन लेंथ लिखा था यफ इंटू क्या, कैपिटल एल अपॉन गामा इंटू एरिया लिखा था कि नहीं। ये देखो, अरे यार मिटा दिया, गामा इंटू वाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको रेडियस के टर्म में लिख सकता हूँ, ये मेरी इस बार ओरिजिनल लेंथ है, एफ एल गामा इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो। किया क्या है भाई, दूसरे वाले कंडीशन में जब एक्सटेंशन बतानी थी तब दूसरे वाले कंडीशन में ये किया है कि उसने लेंथ को 2l कर दिया, तो सिंपली ऊपर 2l कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर 2l कर दिया और रेडियस को 2r कर दिया। गामा सेम है, रेडियस को 2r कर देंगे तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स को क्या किया, फोर्स को भी 2f कर दिया है तो ये 2f हो जाएगी। तो क्या ये ऊपर 2 दूनी 4 एफ इंटू एल और नीचे भी 2 का स्क्वायर होगा, तो गामा इंटू 4 आर का स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरा फिर से वही वैल्यू आ गया, फिर से वही वैल्यू का क्या मतलब है कि एक्सटेंशन जितना पहले वाले केस में था दूसरे वाले केस में वही वैल्यू आ गई, तो मेरी एक्सटेंशन सिर्फ एल ही रह जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, इन केस ऑफ इलॉन्गेशन, जब इलॉन्गेशन का केस है, एल लेंथ में इस डब्ल्यू वायर को लटकाया है। ठीक है, अगर सेम वायर यूज किया तो बी केस में कितना इलॉन्गेशन होगा, बताओ मुझे। एक बात बताओ, इसमें जो इलॉन्गेशन आएगा वो क्यों आएगा, इसके मास की वजह से। एम जी नीचे लग रहा होगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर टेंशन होगा। तो क्या टेंशन फोर्स बराबर एम जी रही होगी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो 2 मास लटका दिया तो नीचे मान लो एम जी मास फोर्स लग रही है, इसकी वजह से एम जी लग रही है, और ऊपर इसमें भी टेंशन इसमें भी टेंशन। तो क्या ये दोनों टेंशन सेम होती है, हमने एनएलएम में पढ़ा है। तो अगर हम सिर्फ नेट ऊपर साइड की फोर्स और नेट नीचे साइड की फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 2mg। कैसे हुआ, 2 फोर्स नीचे लग रही है 2 फोर्स ऊपर लग रही है, 2 से 2 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू mg। क्या इस केस में भी मेरा t इज इक्वल टू mg ही आ गया। जब मेरा t इज इक्वल टू mg ही आ गया तो अगर मैं इलॉन्गेशन लिखूंगा डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या, एफ एल बाई गामा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी जो फोर्स है वो तो दोनों में सेम ही है, दोनों केस में सेम ही है,
और वायर भी सेम है, तो इसीलिए जो इलोंगेशन मेरी इसमें आएगी वही सेम इलोंगेशन इसमें भी होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका बल्क मॉड्यूलस बी है, वो उस पर अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल नहीं है, ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि डेल्टा आर बाई आर ये होता है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो हुक्स चाचा का लॉ हम लगाएंगे बल्क मॉड्यूलस पे, तो क्या होता है भाई हुक्स चाचा का लॉ, डेल्टा पी इज इक्वल टू बी, ये होता है इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक, ये मेरा हुक्स चाचा का लॉ होता है। तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको इस साइड लेके जा सकता हूँ, हाँ, तो क्या मेरा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया कहाँ से, अब आप बोलेंगे अरे भाई डेल्टा पी जो होता है वो बीटा अपॉन वी अपॉन डेल्टा वी होता है, ये ऊपर चला गया, सिंपल, गजब आदमी हो। अब मुझे यही बताना है, मुझे वॉल्यूम नहीं मुझे रेडियस बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हम इसको एरर मेथड से लिखेंगे तो डेल्टा वी बाई वी लिख देंगे, ये कांस्टेंट है इग्नोर, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा। तो क्या मैं डेल्टा वी की जगह पर ये लिख सकता हूँ, हाँ, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बीटा। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे तो सिर्फ इतना वैल्यू निकालनी थी, तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डेल्टा पी अपॉन 3 बीटा आ जाएगा, मतलब डेल्टा पी अपॉन 3 बीटा, मतलब मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही वाहियात सवाल ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। हमको नेट इलोंगेशन बताना है। देखो जहाँ जहाँ मैंने इलोंगेशन लिखा है ना, अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो कंप्रेशन भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि इलोंगेशन लिखा है तो इलोंगेशन ही बताना है। तो मैं आपको एक बात ध्यान दिलाता हूँ, देखो जब फोर्स यहाँ पर अपोजिट होगी तो आप क्या करना, ऐड। जब फोर्स अपोजिट नहीं होगी, मतलब या तो ऐसे ऐसे लग रही होगी या तो ऐसे ऐसे, तब आप सब्ट्रैक्ट करना और दोनों फोर्स का एवरेज ले लेना। एवरेज मतलब F1 प्लस F2 अपोजिट में है इसलिए एवरेज, ठीक, अपोजिट में है। तो अब ऐसे करेंगे सारे सवाल मक्खन के जैसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया। अब हमको सिर्फ ये वाली फोर्स जो है वो एवरेज लेनी है, और यहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट है तो क्या लिख देंगे हम, एफ एवरेज इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बाई 2। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा ए, सिंपल इतना ही करना है, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें ये बात है कि ये जो फोर्स है वो एक साइड इस साइड लग रही है, एक इस साइड लग रही है। तो क्वेश्चन में बता दिया है, क्या बता दिया है कि F2 बड़ी है। तो मैंने पहले ही बोला था जब अपोजिट में फोर्स लगेगी, अगर ऐसे अपोजिट में लग रही है तब भी हम प्लस लेंगे, अगर ऐसे अपोजिट में लग रही है तब भी हम प्लस लेंगे, और अगर ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे लगेगी फोर्स तब हम माइनस लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब F2 बड़ा है, F2 चाह रहा है इलॉन्गेशन हो, F1 चाह रहा है कंप्रेशन हो, तो क्या लिखेंगे, सिंपली F2 बड़ा है तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, एल क्या होगा इस पूरे का लेंथ, ये एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया, या फिर रेडियस भी ले सकते हैं अगर रेडियस के टर्म में दिया होगा, ये मेरा हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों साइड फोर्स सेम है और अपोजिट में लग रही हैं तो कौन सा वाला राइट है, ये वाला या ये वाला। तो सिंपली क्या करेंगे भाई, अब सेम फोर्स लग रही है तो होगा क्या, हम जैसे लिखते हैं अपोजिट में वैसे ही लिखते हैं, तो मेरी एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी, F प्लस F डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगी 2F, देखो सेम फोर्स है, F1 F2 नहीं है तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा यहाँ पर F एवरेज F आ गया, तो मेरा ये वाला आंसर नहीं, वो यहाँ पे नीचे 2 देते तो ज़्यादा मजा आता, ये वाला सही होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इलॉन्गेशन या कंप्रेशन जो भी हो हमको बताना है। अब देखो ये फोर्स 3F है, ये फोर्स 11F है, तो ये बड़ी है, ये चाह रहा है इलॉन्गेट हो और ये वाला चाह रहा है कंप्रेस हो, तो होगा क्या, सिंपली अपोजिट में है तो हम लिखेंगे F एवरेज, अपोजिट में सॉरी नहीं एक ही डायरेक्शन लग रही है तो माइनस करेंगे, तो बड़ी वाली फोर्स ये है तो 11F माइनस 3F बटे 2, तो 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8F डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4F, आ गया 4F। अब सिंपली हम इलॉन्गेशन लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 4F डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटू एल जो इसकी लेंथ थी डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो अब आप बोर हो रहे होंगे, सेम क्वेश्चन, आई थिंक ये सेम दोनों क्वेश्चन है क्या, 3F 11F ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए यार, सो सॉरी, सेम कैसे हो गया, लेकिन हो जाता है कभी कभी, सेम है, 8 में से 3 जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, जीके
जीके मतलब जो भी मैं लिखता हूँ जीके, उसका ये मतलब होता है कि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन होगा, मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जीके का मतलब ये है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ से यहाँ पर भी ये दीवार पर फोर्स लगाएगा। ध्यान तो जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे, ब्लॉक यहाँ पर था, दीवार पर जब फोर्स लगाते थे तो ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगाता था कि नहीं लगाता था, वैसे ही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इमेजिनरी फोर्स यहाँ पर एफ होगी, यहाँ पर एफ होगी। अब दोनों साइड सेम फोर्स है तो फिर एफ एल बाई एयर होता ही है, ए गामा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर फ्रिक्शन जीरो है और मुझे इलॉन्गेशन बतानी है और मैं यह फोर्स से खींच रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। मैं खुद इसमें फंस गया था। कैसे फंस गया था भाई? ऐसे फंस गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे इसको। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखो, अब ये यहाँ पर कुछ बांधा वाधा नहीं है तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ तो लगेगा नहीं। सिंपली हम एफ एवरेज लेंगे। एफ एवरेज कैसे लेते हैं, इस साइड की फोर्स एफ, इस साइड कोई फोर्स नहीं है तो जीरो डिवाइडेड बाई टू। तो क्या मेरी एफ एवरेज एफ बाई टू आ गई? हाँ। तो क्या मैं एक्सटेंशन या इलोंगेशन लिख सकता हूँ, एफ इंटू यल डिवाइडेड बाई टू, ये एफ बाई टू यहाँ पे ला दिया, डिवाइडेड बाई गामा इंटू एरिया। तो इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब यार देखो, अब मुझे बोर हो रहा है, मुझे पर्सनली बोर हो रहा है। दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो 7f को प्लस कर दो, प्लस 3 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एल कर दो, डिवाइडेड बाई कैपिटल एल स्मॉल एल, जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी, डिवाइडेड बाई एफ इंटू सॉरी एरिया इंटू गामा। फिर से देखो वही क्वेश्चन। अब देखो, अब 8 अपोजिट में है, मतलब सेम एक ही साइड फोर्स लग रही है, तो 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एफ, एफ नहीं यार, यल डिवाइडेड बाई ए गामा। आगे चलेंगे, कंपैरिजन बताओ। यार मैं बोर हो गया। देखो दोनों अंदर ही घुस रही हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 9 प्लस 3 बाई 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई एफ सॉरी ए इंटू गामा। ये एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। आगे चलो। अब देखो कुछ नए तरह के सवाल आए ना, साले सेम सेम, तो ऐसे लग रहे थे कि मैंने जो बताया वो चीज़ याद रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अच्छे सवाल तो अब स्टार्ट हुए, अब मजा आएगा। एक स्फेरिकल बॉल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया है, परसेंट में दिया, ऑलरेडी परसेंट में दिया है तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे। व्हेन सब्जेक्टेड टू नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर, जब उस पर प्रेशर इतना लगाया गया तो, जब उस पर इतना प्रेशर लगाया गया तो मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस कितना होगा? तो क्या प्रेशर इतना एटीएम है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस होता क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, माइनस बीटा इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, मुझे किसकी वैल्यू पता है? मुझे इसकी वैल्यू पता है, लेकिन अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटीएम में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगी 100, क्वेश्चन में दिया है, इंटू 10⁵ ये कैसे आ गई? पास्कल में। देखो न्यूटन मीटर में सारे आंसर हैं, इसीलिए ऐसा किए। माइनस बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई? हम एक काम करेंगे, इसको हम 10⁷ बना देंगे तो जीरो है, और बीटा को वहीं रहने देंगे और वॉल्यूम को यहाँ लेके चले जाएंगे। ये उल्टा हो जाएगा तब, कि वहीं रहने दें, यहीं पर लिख देते हैं यार। जब यहीं पे, एक सेकेंड, जब यहीं पर ये 100 कहाँ से लाए हम? 100 हम यहाँ से लेके आए, यहाँ से, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है, मतलब सिर्फ डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू, ये तो परसेंट में है, मतलब यहाँ पर परसेंट है। अगर मैं परसेंट को हटाना चाहता हूँ तो दोनों साइड 100 से डिवाइड करूँगा। जब 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 100 से ये कट हो जाएगा और इसके नीचे 100 आ जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 0.01 डिवाइडेड बाई 100। हाँ, तो क्या ये 10⁻7 इज इक्वल टू माइनस बीटा ब्रैकेट के अंदर 0.01 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई और करूं और ऊपर भी, तो क्या ये मेरा 1 बन जाएगा? यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई, हाँ। तो क्या ये 10⁹9 आ जाएगा? आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? एक सेकेंड, हाँ, 4 जीरो हो गया ना, 7 2 9 2 11 आ जाएगा, 10⁻11 और नीचे मेरा सिंपली 1 आ जाएगा। तो क्या मेरी बीटा की वैल्यू 10⁻11 के ऑर्डर में आ गई? 10⁻11 के ऑर्डर में एक ही आंसर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एक्जैक्टली 1.01 इंटू 10⁵ होता है, 1 atm। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू है, बट ऑर्डर सेम आया है तो मार सकते हो बिंदास। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक है,
ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन हो रहा है और ईच साइड जो है वो इतने परसेंट से डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब, डेल्टा एल बाई एल जो है वो 2% है, ठीक है। इसको अगर हम वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये 2/100 हो जाएगा। तो मुझे बल्क स्ट्रेन बताना है। बल्क स्ट्रेन क्या होता है, बल्क स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। जैसे नॉर्मल स्ट्रेन होता है तो बल्क स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी। जैसे देखो डेल्टा एल बाई एल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वैसे ही बल्क स्ट्रेन जो होगा वो मेरा डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई बल्क स्ट्रेन, तो एक काम करेंगे, मुझे डेल्टा एल की वैल्यू पता है और क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी निकालना है। तो क्या हमको पता है, क्या हमको ये पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्यूब का, वो होता है एल के क्यूब के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको एरर एनालिसिस के मेथड से करूं तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए और मुझे इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है। तो पुट कर दो सिंपली भाई, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.06, मतलब 0.06 मेरा क्या आ गया, मेरा बल्क स्ट्रेन। आगे चलेंगे, करेक्ट पेयर बतानी है। करेक्ट पेयर, चेंज इन शेप लॉन्जिट्यूडनल स्टेप, शेप में नहीं लेंथ में होता है भाई। चेंज इन वॉल्यूम शेयर स्ट्रेस, वॉल्यूम नहीं होता शेयर में, सेकंड वाला। लेंथ में चेंज बल्क को नहीं कहते, शेप में चेंज को कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, जो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना, नीट में आया हुआ सवाल है। आगे चलेंगे भाई अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आपकी डैश चल सकती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये मेरा एक साइड से 3F फोर्स लग रहा है और एक साइड से F लग रहा है और बीच में 2F लग रहा है। तो हम एक काम करें, दोनों को तोड़ लेंगे। इसको ऐसे तोड़ लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया, ठीक। इधर F लग रही है, इधर 3F लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बीच में कुछ ऐसे फोर्स लगाऊं कि नेट फोर्स राइट साइड में 2F लगे। तो कैसे लगाऊंगा मुझे बताना जरा। ऐसे लगाऊंगा कि मैं इस साइड कर दूंगा क्या 3F, हाँ, और मैं इस साइड कर दूंगा F। तो क्या दोनों का नेट जो राइट साइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, अपोजिट में है फोर्स। अब क्या, अब दोनों को सॉल्व कर लो। इसकी लेंथ स्मॉल एल है, इसकी भी लेंथ स्मॉल एल है। बताना क्या है, बताना है एक बार सब्जेक्ट एक्सियल फोर्स E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब गामा को इसने E बोल दिया, और A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स इलोंगेशन कितना होगा, मतलब इसमें इलोंगेशन कितना होगा वो बताना है। तो मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात, मैं मान लेता हूँ इसमें कुछ इलोंगेशन डेल्टा L1 हो रहा है, इसमें मान लेता हूँ डेल्टा L2 हो रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है, अगर ऐसे एक चीज़ हो और ये अपोजिट में है, ये भी अपोजिट में है, तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी, हो जाएगी 3F। अपोजिट में है तो जोड़ देंगे 3F/2, तो क्या कट के 6 हो जाएगा और 6 से ये 3F हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम एवरेज लेंगे तो ये भी अपोजिट में है, तो यहाँ पर जो एवरेज फोर्स है दोनों के बीच वो मेरी, ये भी अपोजिट, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, दोनों ही उल्टी। जब दोनों ही उल्टी हैं तो F प्लस F/2 और 2F से F कैंसिल हो जाएगा, तो F एवरेज जो है वो F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा L1 है उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे हम पिछली चीज़ों में 8-10 सवाल जो किए थे वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3F इंटू ओरिजिनल लेंथ L डिवाइडेड बाई A इंटू E, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था गामा की वैल्यू। अब ये मेरा L1 हो गया। अब L2 क्या हो जाएगा, L2 मेरा सिंपली F एक ही है एवरेज वाला और L इसकी लेंथ है A इंटू E, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर दोनों को मिला के जो एक्सटेंशन होगी वो 3FL/AE प्लस FL/AE हो जाएगी। तो 3 1 4 FL/AE मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर है, हाँ ऐसा ही आंसर है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये लेवल अप टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको अगर चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। सबसे कठिन सवाल अगर इस टॉपिक से आ सकता है तो यही आ सकता है। इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा कठिन है, बट इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। अब देखो, नॉर्मल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस रॉड में दिया गया है, मतलब मैं यहाँ से फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और मुझे क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है। कैसे निकालते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस भाई सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन हमको लॉन्जिट्यूडनल वाला निकालना है। दिक्कत की बात सिर्फ यही है, यहाँ पे इस पूरे का एरिया ए है, ये ऐसे टेढ़ा है और ऐसे एंगल थीटा पर है, ठीक है। तो क्या मैं, एक सेकंड, किसका एरिया, इसका एरिया ए है, सॉरी, ये ऐसा वाला एरिया ए है।
तो ये थीटा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे और ऐसे दो कंपोनेंट लूँ इस एरिया का, तो एंगल की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बताओ। पहले एक मिनट एंगल पहले दिखा देते हैं आपको। ये जो एंगल है वो थीटा है, ध्यान से देखना, मैं एक लाइन बना रहा हूँ। ये एंगल, ये वही वाला एंगल है, ऐसे गया है, ये एंगल थीटा है, ठीक, ध्यान देना इस बात पे। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, हाँ, तो क्या मेरा ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा। तो सिंपली ये पूरा 90 है, तो 90 बराबर 90 माइनस थीटा प्लस यक्स। तो क्या मैं अगर थीटा को 90 को इस साइड भेजूँ तो ये 0 हो जाएगा, और थीटा को भेजूँ तो ये प्लस थीटा इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा। ऐसे करिए आप, तो मेरा ये थीटा आ गया, ये प्रूफ हो गया कि ये मेरा थीटा है। जब ये मेरा थीटा है तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात बतानी है। तो ये वाला जो एंगल है, अब मुझे बताना कौन सा वाला एंगल, ये वाला। अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से मेरी फोर्स लग रही है, तो क्या मैं थीटा के डायरेक्शन में लिख सकता हूँ यफ कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा तो है नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यफ साइन थीटा हो जाएगा मेरा, ठीक, यफ साइन थीटा हो गया। अब मुझे फोर्स तो पता चल गई, मुझे क्या निकालना था, नॉर्मल स्ट्रेस, इसीलिए मैंने यहाँ पर फोर्स ढूंढा। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स हो जाएगा यफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश। ए डैश क्या है, ये इस वाले ग्रीन वाले का एरिया। अब एक बात बता दो, आते हैं हम इस वाले पॉइंट पर, कौन से वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, सब मिटा दें, मिटा दो, इस वाले पॉइंट पर। यहाँ से बताओ, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ए है, ये थीटा है। तो अगर मैं इसको ए डैश बोलता हूँ तो मेरा ये ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा ए डैश साइन थीटा। इसका वाला मुझे काम ही नहीं है, क्यों नहीं काम है, एक सेकंड, किसका काम है किसका नहीं काम है, मुझे बताओ। फोर्स मेरी इस पर नॉर्मल वाली लग रही है, तो मुझे काम मेन इसका है, ठीक, मुझे मेन काम जो है वो इसका है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये वाला एरिया पहले कितना था, यही वाला एरिया तो है भाई, यही वाला एरिया है ना, ऐसे टेढ़ा कर दिया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, नहीं सॉरी, यही वाला एरिया नहीं है, ये दूसरा एरिया है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डैश, ये ए डैश जो बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा बताओ, एक सेकंड, ये वाला, सॉरी यहाँ से देखना था, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी। तो मैं ए बराबर लिख सकता हूँ, ए बराबर ए डैश साइन थीटा। हाँ, कैसे लिखा, अरे भाई मैंने जब मैंने कंपोनेंट लिया तो ये मेरा ए डैश साइन थीटा बन गया, ये वाला एरिया, और ये एरिया मुझे पहले से पता था ए है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ए बराबर ए डैश साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते। तो मेरा ए डैश जो होगा वो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब मुझे एरिया भी पता चल गया, अब मुझे फोर्स भी पता चल गई, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर लिखूंगी, या लिखूंगा यफ साइन थीटा, ये जो हमने एंगल तोड़ मोड़ के किया था, डिवाइडेड बाई ए डैश, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा यफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो सिमिलर सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा तोड़ा है, अब आप इसको अपने मन से ट्राई करना, मैंने अपने मन से ट्राई किया था और मैंने सही भी किया था, कर देते हैं फिर से अब इसको। अब देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इफ मैग्नीट्यूड अप्लाइड ऑन द रॉड ट्रांसफर सेक्शन ए, नॉर्मल स्ट्रेस बताना है, ध्यान दें, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ऐसे में जो स्ट्रेस लगेगी ऑफ क्रॉस सेक्शन पी क्यू टू द ट्रांसफर सेक्शन इच। अब इसको कैसे करेंगे भाई, सिंपली इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले सवाल को किया था, इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको हम तोड़ेंगे इस बार। लेकिन एंगल देखो, पिछली बार जो एंगल था वो इसके नीचे से दिया था, इस बार ऊपर से दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फोर्स लगी है, ठीक, यफ, ये यफ डैश है, सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये थीटा है, अगर ये
थीटा है, तो जैसे हमने पिछले में किया ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी और तब ये थीटा हो जाएगी। पिछले में यहाँ से थीटा दिया था, इस बार यहाँ से दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एफ का ये कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा थीटा की तरफ, तो क्या एफ डैश जो है वो एफ कॉस थीटा हो गया। फोर्स मेरी सिंपली निकल गई। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए देखो ये मेरा ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, एक एरिया ऐसे है, मुझे ये वाला एंगल थीटा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये मैंने इसको ए डैश मान लिया, ये मेरा ए है, तो क्या मेरा इसका ये वाला कंपोनेंट ए डैश साइन थीटा हो जाएगा और इसकी तरफ वाला कंपोनेंट ये मेरा ए डैश कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या ए बराबर ए डैश कॉस थीटा हो गया, और मुझे क्या करना था, ए डैश पता करना था, ए डैश डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो क्या अब मैं स्ट्रेस में, हमको ध्यान रखना इस वाले फोर्स पे और इस वाले एरिया की वजह से लिखना है स्ट्रेस। तो फोर्स अपान एरिया आ जाएगा, फोर्स कितना है भाई एफ कॉस थीटा, एरिया कितना है भाई ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए। तो मेरा एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल आ जाएगा। क्या फ़र्क है इसमें और उसमें, सिर्फ स्क्वायर का एंगल का थोड़ा सा चेंज दे दिया और कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल पैर जल गया, इलांगेशन बताना है। सच्ची में यार जल गया, बल्ब से एकदम लाल बल्ब हुआ था। इलांगेशन बताना है, मासलेस वायर है, ध्यान देना मासलेस वायर है, मतलब वायर का खुद का कोई मास नहीं है। जब मेरा वायर के खुद का कोई मास नहीं है तो कैसे करते हैं, ध्यान देना। तो सिर्फ लटके हुए मास की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा, मतलब इलांगेशन आएगा, ठीक। और इसमें हम लिखेंगे सीधा इलांगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, सिंपली जो इस पर फोर्स लगेगी इस मास की वजह से डब्ल्यू या फिर एम जी इंटू ओरिजिनल लेंथ एल है, एल डिवाइडेड बाई ए गामा, ठीक। ये जो फोर्स है अटैच वेट को हम लोग एम जी लिखते हैं और इसी को फोर्स बोलते हैं। तो ये डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई ए गामा हो जाएगी, ठीक। मैं इसको एम जी भी लिख सकता हूँ। तो सिर्फ लटके हुए मास की वजह से इतना एक्सटेंशन होता है। अब अगला केस, ये देखो वही चीज़ है। अब अगला केस ये है कि मैसिव रॉड है जिसका ओन वेट एम है लेकिन कोई मास नहीं लटकाया। जब कोई मास नहीं लटकाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब सिंपली मुझे एक बात बताओ, हमने एनएलएम में पढ़ा है कि नहीं कि यहाँ पर जो टेंशन है वो जीरो होता है, मतलब यहाँ पर एक तरह से टेंशन फोर्स जीरो होगी। अगर मास लटका है तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो सबसे मिनिमम या जीरो होता है और ऊपर वाले पे मैक्सिमम होता है। एग्जाम्पल जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन किए थे ऐसे, हाथ डाली पे पकड़ के लटके थे, तो बताना था कि सबसे ज़्यादा टेंशन कैसे कहाँ पर, यही सब क्वेश्चन था। और यहाँ पर जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगा जो इस रॉड के मास की वजह से होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये टेंशन लग किस तरफ रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एवरेज वाला, एवरेज फोर्स वाला। तो इसकी वजह से ये जीरो प्लस इसकी वजह से ये एम जी या टी, आप कुछ भी कह सकते हो, एफ भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ एल थी डिवाइडेड बाई ए गामा। तो अगर आप इसको टेंशन कहते हो, टेंशन फोर्स की वजह से ही लटक रहा है, लटकने की वजह से टेंशन आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो टी एल बाई 2 ए गामा, या एफ एल बाई 2 ए गामा, या एम जी बाई 2 ए गामा। ये चारों चीज़ें आप लिख सकते हो। अब देखो, अब कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, बोल दिया कि रॉड का भी मास यम है और यहाँ पर भी मास यम है, और कुछ नहीं किया है। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिंपली ये हो जाएगा कि जो इलोंगेशन होगा वो एक एम जी एल डिवाइडेड बाई ए गामा की वजह से होगा। ये किसकी वजह से, ये मेरा जब मासलेस रॉड था सिर्फ इसकी वजह से, और एक एक्सटेंशन होगा वो रॉड की वजह से। एक सेकंड, इसका मास स्मॉल एम है, हाँ ठीक है, और ये कैपिटल एम इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा ए, बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आएगा, कैसे, यहाँ पर हम एवरेज वाला लिए थे, ठीक। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा। आगे चलेंगे, अब देखो, अब एक सिर्फ रॉड दे दिया है और कोई मास नहीं लटकाया है, मतलब ये कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। और इस वाले केस में हमने पहले से ही आंसर निकाल रखा है, क्या, कि नीचे एक एक्स्ट्रा 2 टर्म आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और मेरा सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। कौन सा ग्राफ करेक्ट है, अगर मैं इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू ओन वेट की वजह से बना रहा हूं तो देखने में तो लगता है कि डेल्टा एल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और हम सीधा ये मार देंगे, बट ये गलत है। क्यों गलत है? मुझे एक बात बताओ, जब ये एक्सटेंट होता है तो होता क्या है पता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो होगा क्या कि हम एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह एरिया कांस्टेंट नहीं रहता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे दोनों एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम जी एल स्क्वायर और ये ए इंटू एल इंटू गामा, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। तो क्या मेरा ये कांस्टेंट होता है जब एक्सटेंशन होता है? और अब देखो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एल स्क्वायर के। डेल्टा एल एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई। और यहाँ पर एल स्क्वायर के ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ एल से ग्राफ बनाना है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसके अपोजिट में ग्राफ झुक जाता है। तो इसकी पावर ज़्यादा थी तो इसकी तरफ नहीं आई, मैंने पहले ही बताया था, रेखा उसकी तरफ नहीं आती जिसके पास पावर ज़्यादा है। एग्जाम्पल देख लो अमिताभ बच्चन का। ठीक, अब एक कॉपर वायर है, वॉल्यूम पहले ही बता दिया फिक्स है, और मुझे ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाना है? फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगी है, एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुआ है डेल्टा एल, उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन, कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? तो डेल्टा एल और एल का ग्राफ तो ऐसा होता है, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको एल स्क्वायर कर दूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या ऐसा सिमिलर सवाल हमने बहुत सारे किए, करते हैं इसको भी। लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ दी है L1 जब सिर्फ मास यम लटका है, L2 दे दिया जब दोनों मास लटका है। तो मुझे नेचुरल लेंथ बतानी है, कैसे करेंगे बताओ? हमने ऐसा सिमिलर सवाल किया था कि नहीं किया था? हम एक काम करेंगे, नेचुरल लेंथ को L0 मान लेंगे। तो जब L1 हुआ वायर सिर्फ एक मास की वजह से माइनस L0, ये मेरा एक्सटेंशन आ गया, इज इक्वल टू M1G इंटू L0 डिवाइडेड बाई ए गामा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। जब लेंथ L2 हो गई और दोनों मास लटकाया तो यहाँ पर M1 प्लस M2 हो जाएगा इंटू G इंटू L0 डिवाइडेड बाई ए इंटू गामा। अब एक काम करेंगे, अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, ए गामा से ए गामा कैंसिल। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है, बट जब आप सॉल्व करेंगे ध्यान से तो L0 की वैल्यू आपको कितनी आएगी भाई? मैंने पहले से करके रखा है, L1 प्लस M1 बाई M2 इंटू L1 माइनस L2। कुछ नहीं करना है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व करना है। तो L0 की वैल्यू कितनी आ गई? M1 बाई M2 इंटू L1। आगे चलेंगे अपने लास्ट सवाल पर। हम लास्ट सवाल करते हैं, ऐसा सवाल अगले लेक्चर में भी एक है। स्टर स्ट्रेन का ग्राफ है, मुझे बताना है कि कौन ब्रिटल है और कौन डक्टाइल है और किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है। तो यंग मॉडुलस जिसका स्लोप ज़्यादा उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा। किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है भाई? मुझे तो इसमें थीटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका गामा ज़्यादा होगा। तो मटेरियल ए हैज़ ग्रेटर यंग मॉडुलस, सही है। मटेरियल ए डक्टाइल, अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जिसका ज़्यादा होता है वो मेरा डक्टाइल होता है और जिसका कम होता है वो ब्रिटल होता है। डक्टाइल मतलब वो जल्दी से खींचने पर टूटेगा नहीं और वो तनता जाएगा, ब्रिटल मतलब वो टूट जाएगा। सिंपल, बस इतना आप ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डक्टाइल है, सही है। इसके बीच की डिस्टेंस कम है तो ये ब्रिटल है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई थर्ड क्लास में सॉलिड के। इसके बाद होगी फोर्थ क्लास होमवर्क वाली, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। पहला कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है। क्या थ्योरी है भाई? तीनों जो हुक्स लॉ हैं उसको कंबाइन कर दिया है एक तरह से। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक सवाल भी किया था, इनफैक्ट 2 सवाल किए थे। टेंजेंशियल को हम लोग शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कांस्टेंट यंग मॉडुलस होता है, इसमें ईटा होता है जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। सबसे कम सवाल इसी पर नीट में आए हैं और इसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। ये सिर्फ सॉलिड के लिए होता है, ये भी सिर्फ सॉलिड के लिए होता है, लेकिन ये लिक्विड और गैस सॉलिड तीनों के लिए होता है। और जो बल्क मॉडुलस का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड का होगा, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की, और गामा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, हालांकि 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। स्टार्ट करेंगे। 2 मटेरियल हैं एक्स और वाई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, मान लो कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्स और वाई 2 अलग अलग मटेरियल के हैं, तो इसका जो
अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट, वो जो दो पॉइंट किए थे ना हम, पास पास दूर दूर, तो एक्स वाले का पास है, तो ये एक्स वाला है, तो जिसका पास रहता है वो मेरा ब्रिटल होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट क्लोजर ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स एंड फार अपार्ट फॉर वाई, वाई के लिए ये दूर है, एक्स के लिए पास है, तो ये वाला ब्रिटल होगा और ये वाला क्या होगा, डक्टाइल होगा। तो एक्स वाला ब्रिटल होगा और वाई वाला डक्टाइल होगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, स्टर स्ट्रेन कर्व बना है और मुझे बताना है मटेरियल ए इज लेस ब्रिटल। अब देखो इसका फ्रैक्चर पॉइंट दूर है, तो ये डक्टाइल होगा और ये मेरा ब्रिटल होगा, ठीक। और क्या दिया है, और इलास्टिसिटी कंपेयर करनी है, तो जिसका गामा ज़्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। किसका गामा ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। क्या बी वाले का स्लोप थीटा है और ए वाले का स्लोप उससे बड़ा है, हाँ, तो इसका गामा जो है वो ज़्यादा होगा, इसका जो गामा है वो कम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ गामा से हम ए इज लेस ब्रिटल एंड मोर इलास्टिक, ए कैसा ब्रिटल है मुझे नहीं पता, हालांकि ये दूर तक गया है तो ये डक्टाइल होगा, ज़्यादा डक्टाइल होगा तो लेस ब्रिटल होगा और इसका गामा ज़्यादा है, तो मटेरियल ए लेस ब्रिटल है, मतलब ज़्यादा डक्टाइल है और ज़्यादा इलास्टिक है बी के कंपेयर में, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, ज़्यादा इलास्टिक ए वाला है और लेस ब्रिटल है, बी वाले का स्लोप कम है तो वो उसका गामा कम होगा। अब देखो ये स्टर स्ट्रेस कर्व का एक एरिया बनता है, ऐसे जाके जब ऐसे वापस आता है, ये हम मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। तो ये एरिया जिसका ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा क्या होता है, सॉकर होता है। बाइक में सॉकर लगती है ना, शॉक एब्जॉर्बर, तो जिसका एरिया ज़्यादा होता है वो अच्छा शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो ए सुटेबल शॉक ऑब्जर्वर है, गलत जवाब क्योंकि इसका एरिया कम है। बी सुटेबल शॉक ऑब्जर्वर है, सही है, तो ये सही हो जाएगा। टायर के लिए ये नहीं सही है। आगे चलेंगे, हमको चार चीज़ें याद करनी है भाई। क्या, बल्क मॉड्यूलस को डिफरेंट प्रोसेस में, तो आप आगे पढ़ेंगे या अगर आप थर्मोडायनेमिक पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा आइसोबेरिक। मैंने बेरिक को कैसे याद कराया था, इसको उल्टा कर दो, बी को बना दो पी, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, तो मेरा बल्क मॉड्यूलस जो है वो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम होता है। हाँ, तो जब ये जीरो हो गया तो टोटल मेरा जीरो ही हो जाएगा। मतलब ये कि आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस जीरो होता है, आपको इतना याद रखना है बस। कोरिक प्रोसेस, कोरिक को मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम, सी को ऐसे बना दो वी जैसा, तो ये क्या, सी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देगा। हाँ, वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं होगा, तो नीचे जीरो हो जाएगा और बल्क मॉड्यूलस इन्फिनाइट हो जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपको याद रखना है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो हम लिखेंगे बॉयल्स लॉ पीवी कांस्टेंट, फिर उसको हम एरर वाले मेथड से डिफरेंशिएट करके ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। अब ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी यही तो मेरा प्रेशर होता है। हाँ, अब इस पूरे की वैल्यू ये पी हो जाएगा और इस पूरे की वैल्यू ही तो बल्क मॉड्यूलस होती है, ये देखो यहाँ पे, ठीक। तो P इज इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब बल्क मॉड्यूलर प्रेशर के बराबर हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। आपको इसके लिए थर्मोडायनामिक्स थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट नहीं चेंज होती, मतलब क्यों कांस्टेंट रहता है, और पीवी इज टू गामा हम एक लिखते हैं, तो सिंपली यहाँ गामा इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ गामा आ जाएगा। ये तीन चार चीज़ें आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर। आगे करेंगे अगला सवाल, ये थ्योरी का पार्ट है। अगर एक लोहे का ही रॉड है जिसका एरिया ए है और उसको हमको एफ फोर्स से खींच रहे हैं, तो जो उसको ब्रेकिंग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, मतलब ऐसे खींच रहे हैं और वो टूट गई, ऐसे खींच रहे हैं और टूट गई। मान लो अगर मैंने एरिया डबल कर दिया तो हमको फोर्स भी डबल लगानी पड़ेगी, एरिया ट्रिपल कर दिया तो फोर्स भी ट्रिपल लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। और हम एक फिर यहाँ पर बराबर करने के बाद एक कांस्टेंट लाएंगे जिसका नाम है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम देते हैं। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, ये एरिया पे नहीं, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन से इसी के बेस पर। यह फोर्स लगेगी कॉपर वायर को ब्रेक करने में जिसका रेडियस आर है। द फोर्स नीडेड टू कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2r, अगर रेडियस को 2r कर दिया तो ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया में भाई पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको अगर 2r कर दिया तो 2r का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4r, और ये r की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ब्रेकिंग फोर्स। तो क्या 4 गुना हमको फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, तो F/4 तो कम फोर्स तो लगेगी नहीं, ज़्यादा ही फोर्स लगेगी, इसीलिए 4F मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक ये ग्राफ था यार एओर्टा वाला, ध्यान रखना, अटोरा वाला, कि अटोरा का जो ग्राफ होता है, अटोरा का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाला, वो ऐसा होता है, ऐसे ही जाते रहता है, जिसको हम
इलास्टोमर भी कहते हैं। ये अटोरा का ग्राफ होता है जिसका नाम है एओर्टा। बहुत अच्छे से पढ़े होगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई, 4 टाइम्स है। अगला सवाल है कि एक वायर है वो 14 kg वेट बर्दाश्त कर सकता है। ठीक, अगर मैं उसी वायर को 4 पीस में कट कर दूं ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ईच पार्ट पर कितना वेट सह सकता है, मतलब ये कि सेम ही वायर है तो उसका गामा भी सेम होगा, उसका एरिया भी सेम होगा, और ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना कि लेंथ, तो इसका रेडियस भी सेम होगा। तो जितना फोर्स एक सिंगल वायर बर्दाश्त कर सकता था, जब उसको 4 पार्ट में कर देंगे तब भी वो उतना ही मास बर्दाश्त करेगा। मतलब टेंशन एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी जैसा कि ब्रेकिंग फोर्स था, तो हम 15 ही लिखेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है अ रॉड, एक रॉड को वर्टिकल से हंग किया तो मिनिमम लेंथ एट विच इट विल ब्रेक ड्यू टू ओन वेट। मतलब एक ऐसे रॉड है जिसका मास हम मान लेते हैं यम है और लेंथ यल है और गामा इसकी क्या है, देखो भूल गए, यंग मॉड्यूलस है। तो मिनिमम लेंथ इसकी कितनी हो, मिनिमम लेंथ का मतलब यही कि कितना लेंथ ये ज़्यादातर हो, मिनिमम का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक तरह से कितनी लेंथ हो कि ये अपने खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो जाए। तो ऐसा कब होगा भाई, ऐसा तब होगा जब ब्रेकिंग फोर्स जो है मेरी, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, जो मेरी ब्रेकिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। ठीक है, तो ये एक तरह की फोर्स ही है। मान लेते हैं रॉड का मास हम mg माने हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लाते थे क्या, सिग्मा जैसा एक टर्म जिसको हम कांस्टेंट मानते थे। अब मुझे मास आ गया, क्या डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू ए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मैं इस वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते, इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी रो ए। तो क्या एक ए से एक कैंसिल हो गया, तो ये मेरा मिनिमम लेंथ कितना आ गया, एल मिनिमम मेरा डेंसिटी ए डिवाइडेड बाई रो जी, ये मेरा आ गया एल मिनिमम फॉर दैट ये अपने ओन वेट की वजह से टूटे। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस बतानी है एल्युमिनियम की, जिस पर फोर्स इतनी लग रही है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसकी इतनी है, मतलब एक तरह से ये प्रेशर है। ठीक, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर दैट कैन वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग, मतलब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से एल मिनिमम ही बताना है कि कितना हो कि ये बिना ब्रेक किए लटका रहे। तो सिंपली इसमें हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 7.5 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, एरिया तो भाई कट गया था ना, तो एरिया कहाँ से आ गया, सिर्फ यहाँ पर डेंसिटी होगी, सॉरी ऊपर वाले क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, तो यहाँ पर एरिया नहीं होगा, डिवाइडेड बाई डेंसिटी क्वेश्चन में देखो दी होगी पक्का, 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इंटू एरिया। अब हमको एरिया लिखना है, कैसे लिखेंगे बताओ, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ वायर वर्टिकली विदाउट, एक सेकेंड ये एरिया नहीं है भाई, ये जी है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये जी है, ये देखो जी, जी की वैल्यू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कुछ 3 के अराउंड आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली 2.8 इंटू 10⁻³ होगा। 3 के अराउंड वैसे भी एक ही आंसर है, तो यही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, दोनों का डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम होने का क्या मतलब है, रेडियस सेम है, और लेंथ जो है एंड से एंड कनेक्ट किया। एंड से एंड क्या कनेक्शन होता है भाई, पैरेलल वाला कनेक्शन, एंड से एंड होता है। और फोर्स अप्लाई किया, ठीक, फोर्स अप्लाई किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, देयर कंबाइन लेंथ स्ट्रेचेस देयर कंबाइन लेंथ 1 सेंटीमीटर, मतलब चेंज इन लेंथ दोनों को मिला के 1 सेंटीमीटर का हुआ। तो दोनों वायर में क्या होगा, पहली बात देखो, दोनों वायर, एक स्टील का है एक कॉपर का है, ठीक है। जब एक स्टील का है एक कॉपर का है तो दोनों में तो सेम स्ट्रेस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का गामा अलग होगा। तो सेम स्ट्रेस वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक, मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो देखो होता क्या है कि जब सीरीज में वायर होता है तो होता क्या है कि उसमें, एक सेकंड, नहीं, स्ट्रेस सेम रहेगा, सेम क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, और अलग अलग क्या रहता है, स्ट्रेन रहता है। ठीक, स्ट्रेन जो है वो अलग रहती है, स्ट्रेस सेम रहती है। अब स्ट्रेस क्यों सेम रहती है और स्ट्रेन क्यों अलग रहती है वो मैं बताता हूँ। गामा जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं
एक समय के लिए ये मान लूँ कि दोनों में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो मेरा स्ट्रेस सेम होगा, मतलब स्टार्टिंग मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। स्ट्रेस सेम होगा, स्ट्रेस सेम होगा और स्ट्रेन अलग होगा। ऐसा सीरीज में होता है। क्यों ऐसा सीरीज में होता है, पैरेलल में क्यों नहीं होता है? पैरेलल में दोनों रॉड ऐसे रहते हैं, तो इसमें जो स्ट्रेन है इसीलिए सेम हो जाता है, सेम स्ट्रेन हो जाता है। लेकिन इसमें सेम स्ट्रेन नहीं हो पाता, इसमें कुछ अलग तनाव, इसमें कुछ अलग तनाव हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग वायर हैं, तो दोनों में स्ट्रेन भी अलग अलग होगा। लेकिन स्ट्रेस क्यों सेम हुआ? क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो सिंपली होता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स इस पर लगा रहे हैं जितने एरिया में, उतना ही फोर्स इस पर भी लगा रहे हैं। फोर्स और एरिया गामा पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसीलिए। बट स्ट्रेन मतलब होता क्या है, कितना तनेगा, कितना एक्सटेंशन होगा, वो गामा पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, जिसमें इलास्टिसिटी जो एक्सटेंशन होती है वो गामा पे डिपेंड करती है। अब चलेंगे आगे। अब देखो, दो वायर दे दिया, क्रॉस सेक्शन दे दिया, इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस बताना है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। कैसे कि ये क्या है, ये सीरीज है कि पैरेलल है? सिंपली ये पैरेलल है। तो जो पैरेलल होता है उसमें, जो पैरेलल होता है उसमें सिंपली सीरीज जैसा गामा का सम होता है। बस एक्स्ट्रा एक चीज होती है, क्या? नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर यही सीरीज रहा होता तब जो गामा का सम है वो मेरा कितना हो जाता? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये पैरेलल है कि सीरीज है? एक सेकंड, ये मेरा पैरेलल है, तो पैरेलल में सीरीज जैसा, कैसा सीरीज जैसा? रजिस्टर के सीरीज जैसा, तो सही है। और अगर पैरेलल रहा होता तो ये 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये सीरीज रहा होता ऐसे तो पैरेलल जैसा करते। पैरेलल में क्या होता है, y1 y2 y1 प्लस y2 एक्स्ट्रा 2 आ जाता है। ये पैरेलल के लिए, सॉरी ये सीरीज के लिए, ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए। कैपेसिटर से सिमिलरिटी है, रेजिस्टेंस से अपोजिट है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक हुक्स लॉ से या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से ही आएगा। कैसे लिखते हैं भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इसको खींचने में जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और वो होता है हाफ इंटू लगाई गई फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ये होता है। ठीक, अगर मैं इसी में क्या कर दूं, मैं सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, जैसे W/V, तो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ पर भी वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ करके लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ये स्ट्रेस। तो मेरा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हो जाएगी हाफ इंटू, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। और एक बात, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस के बराबर होता है, और ये डायमेंशन लेस होता है। तो हम 3-4 रिलेशन लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस लिखता हूँ, अगर मैं, भाई अगर आपको नहीं समझता तो गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यहाँ से कर सकते हैं कन्वर्ट करके। अगर मुझे सिर्फ क्या दिया हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और मुझे सिर्फ स्ट्रेन दिया हो और स्ट्रेस ना दिया हो, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेन का स्क्वायर सीधा सीधा इंटू गामा का मल्टीप्लाई, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा। अब इसमें फील क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है। स्ट्रेस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और गामा का डायमेंशन सेम होता है। तो ये देखो, ये डायमेंशनली सेम हो गए तो इक्वेशन सही हो गई। और ऐसे ही एक इक्वेशन है हाफ, जिसमें सिर्फ स्ट्रेस है, क्या है, स्ट्रेस। तो अगर सिर्फ स्ट्रेस लिखना होगा मुझे, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर। अब देखो, इसका डायमेंशन सेम है लेकिन इसका तो स्क्वायर हो गया, तो इसको कम करने के लिए गामा से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये हो गया मेरा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, किसका किसका, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं, इसका गामा का और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, हमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अगर रॉड पहले एल लेंथ का था, डेल्टा ये स्मॉल एल एक्सटेंशन हुआ, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। तो हाफ फोर्स क्या हो जाएगी, सिंपली mg इंटू क्या, स्मॉल एल, क्योंकि जितना एक्सटेंशन हुई है। तो ऐसा कोई आंसर, ये हाफ mg स्मॉल एल, कैपिटल एल वाला नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना अच्छे से। एक क्वेश्चन मेरा आई थिंक, अच्छा हाँ, उसको होमवर्क भी करना है, ऐड करेंगे। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ये ई मेरा क्या दे दिया, ये मेरा दे दिया U/V, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन अ वायर हैविंग यंग मॉडुलस गामा। ये मुझे एनर्जी दे दिया पर यूनिट वॉल्यूम, और ये मुझे गामा दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा भाई,
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती क्या है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये मेरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब मुझे क्या पता है, मुझे बताना है स्ट्रेस अप्लाइड, मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेन तो हमको पता नहीं, तो हम स्ट्रेन को रिमूव कर देंगे। कैसे, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो जब हम स्ट्रेन को यहाँ लेके जाएंगे तो गामा यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा। तो क्या ये हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड लेके आएंगे तो 2EY इज इक्वल टू स्ट्रेस का स्क्वायर और यहाँ से स्ट्रेस रूट के अंदर E इंटू वाई, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। वर्क डन बताना है पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर हम लेंथ स्ट्रेच कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर की, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बतानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई, अपना दिमाग लगाओ। क्या, मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बतानी है, मतलब ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये होता है, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मुझे यही चाहिए, ठीक। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय 2%। 2% मतलब मेरा डेल्टा L बाई L वो मेरा 2% है, मतलब 2/100, ठीक है। तो ये है क्या, ये मेरा स्ट्रेन है, कहीं पर स्ट्रेस नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। जब इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या करते हैं, हम स्ट्रेन का स्क्वायर करते हैं। स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। अब गामा से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई, इसका डायमेंशन गामा के सेम होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई बाई क्या, 2/100 का होल स्क्वायर इंटू गामा की वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻10। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 2 जा 4, 10⁻4 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10⁻10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मेरा 16 इंटू 10⁻6 जूल आएगा, जो कि 16 मेगा जूल होगा। 10⁻6 आएगा, हाँ ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रेचिंग वायर हैविंग यंग मॉडुलस गामा, स्ट्रेस दे दिया ये, तो एनर्जी स्टोर जो पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, सिंपल है। कैसे, क्या करना है हमको, एक काम करें, क्या में हमको अगर हम डायमेंशनली करें तब भी आसानी से सवाल हो जाएगा, लेकिन क्या हमने एनर्जी डेंसिटी का एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा। हाँ, इसमें स्ट्रेस को गामा बोल दिया, सिग्मा बोल दिया है, तो ये सिग्मा का स्क्वायर नीचे गामा, तो क्या ये सिंपली सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ गामा हो जाएगा। हाँ, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये वाला नहीं, ये वाला। और देखो, इसका डायमेंशन सेम है और इसके जो बराबर में है उसका भी डायमेंशन सेम ही है, तो ये इसको एक काटेगा तभी तो ये इसके डायमेंशनली बराबर आएगा। चारों ऑप्शन आई थिंक डायमेंशनली गलत दिए हैं, तो हम इसको डायमेंशन से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला ही फॉर्मूले को कन्वर्जन है। अब एक वायर है 2 मीटर लेंथ का, उसको वर्टिकली सस्पेंड किया वो स्ट्रेच हो रहा है 10 mm से, मतलब जो डेल्टा L है वो मेरा 10⁻2 है। कैसे, 10 इंटू 10⁻3 किया तो 10⁻2 हो गया। जब मास 10 kg का लटका रहे हैं लोअर एंड पर, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन करेगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है भाई, सिंपली हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। तो हाफ फोर्स कितना, मास कितना है 10, जी की वैल्यू 10 इंटू चेंज इन लेंथ 10⁻2। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये 2 बचे 10, ये 5 इंटू 10 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। 1 0 1 10 को खाएगा तो ये 5 इंटू 10⁻1 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/10 होगा और 5/10 कितना होता है, 0.5। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा सा बल्क वाले सवाल करने में आपकी डैश सूखती है, लेकिन उतने कठिन होते नहीं हैं यार। फिर से बल्ब टच हो गया मेरे पैर में, बहुत गंदा वाला हुआ है यार। 1 मिनट, ठंडी भी लग रही है, बल्ब भी जलाना है, पैर में सॉक्स पहना था तब भी टच हो गया, बहुत तेज चला सच में, छलका ना निकले। कहाँ थे हम, रबर बॉल है, उसको हम 200 मीटर पानी में लेके गए, तो जब हम उसको 200 मीटर नीचे हाइट पे लेके गए और उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कितने से हुई, बाई 1%, मतलब डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0.1%। तो अगर हम परसेंट को हटाते हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाई
100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइट कट गई है भाई, हो गया है अंधेरा कायम रहे विच। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली अब मुझे ये पता है। अब मुझे एक बात बता दो कि जो प्रेशर में चेंज होगा यहाँ से यहाँ आने में, जो प्रेशर का चेंज होगा, आप अभी आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, यही कि प्रेशर में चेंज जो होगा वो डेल्टा पी होगा, और वो होता है क्या, एच रो जी। ये डेल्टा पी जो है वो यहाँ पर प्रेशर जो और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के चेंज के बराबर है, ठीक है। अब डेल्टा पी बराबर हम क्या लिखते हैं, डेल्टा पी बराबर माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ये नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। इसकी वैल्यू कैसे पता है भाई, भाई हाइट 200 मीटर दे दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता होनी चाहिए 10⁻³ अगर नहीं दिया हो तब भी, और जी की वैल्यू 10 होती है। तो सिंपली इसको जब हम पुट करेंगे, देखो 1 0 2 0 3 0, तो क्या ये 2 × 10⁻6 हो गया, हाँ। ये माइनस बीटा हो गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 100। अब कर देंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 2 × 10⁸8 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 किए तो ये बीटा की वैल्यू आ गई, और ये 0.1 को ऊपर लेके जाएंगे, या 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 × 10⁻9। ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा, 2 × 10⁻9 ऐसा एक ऑप्शन है। आगे चलेंगे भाई हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थोड़ा एक सेकंड, ये वाला सवाल तो उसके चक्कर में छोड़ ही रहते हैं, करते हैं पहले ये वाला कर लेते हैं। हमको इनकरेक्ट बताना है। बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइन होता है, सही है। सॉलिड का ज़्यादा, लिक्विड का कम, इसका कम से होता है, पहले ही हमने पहले स्लाइड में आज यही किया। बल्क मॉडुलस फॉर गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस, ये भी सही है, हमने किया आइसोथर्मल, आइसोपेरिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक। ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल द बल्क मॉडुलस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यही मेरा गलत हो गया और यही मेरा सही ऑप्शन है इस आंसर का। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, ये वाला सवाल जो पीछे रह गया था, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सर ने इसको क्लास में छोड़ दिया था तो आप मत छोड़ना, स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर मतलब मुझे डेल्टा एल बाई एल बताना है, ठीक। इसमें परसेंट इंक्रीज बताना है, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं, डायमीटर इतना है तो रेडियस मेरा हो जाएगा 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10⁻³ mm में है तो मीटर में करने के लिए, तो मेरा रेडियस 1.25 × 10⁻³ आ गया भाई। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब गामा जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 12.5 × 10⁻11। दिक्कत ये है कि ये SI यूनिट में नहीं दिया है, ये डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है। तो एक काम करें, इसको हम 125 कर लेते हैं और इसको हम 10⁻10 कर लेंगे। अब 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होती है, तो 1 डाइन बराबर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻5 न्यूटन। इसको मैंने ऐसे याद किया है कि एनवी सर को तो आप जानते ही होंगे, एक बार वो बोल रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को न्यूटन बुलाता हूँ, क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है। जोक सपाट तरीका था बस याद करने का, कंफ्यूजन हो सकती है ना कि कभी माइनस या प्लस में, ठीक। तो कैसे करेंगे अब, अरे यार बकवास, फोन आ जाते हैं, क्या करें। तो 1 न्यूटन 10⁻⁻5 डाइन, और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देखो 1 सेंटीमीटर होता है जो वो 10⁻² मीटर होता है, तो स्क्वायर दे दिया तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻5 का, डिवाइड करेंगे 10⁻⁻4 से, तो ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो होगा क्या, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 10⁻⁻5 + 4, तो क्या ये -1 बचेगा नेट इसकी पावर, हाँ, तो 125 × 10⁻⁻9 बच जाएगा। ये मेरा यंग मॉडुलस। अब फोर्स भी दिया है केजी वेट में, तो फोर्स 1 kg वेट कितना होता है, 1 kg वेट जो होता है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके हम न्यूटन ला देंगे, तो ये मेरा 1000 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं क्या, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू डेल्टा गामा डेल्टा एल बाई एल, यही तो निकालना है। तो इसको इक्वल करके फोर्स बाय एरिया इंटू गामा कर देंगे। फोर्स कितनी है 1000, एरिया कितना है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1.25 इंटू 10⁻³ गामा की वैल्यू कितनी है 125 इंटू 10⁻9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर 0.006 आ जाएगा। ये मेरी डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू है, लेकिन हमको परसेंट में निकालना था, तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा 0.16% आ जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका अगला देखेंगे।
एक वायर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, वो फिक्स एंड से लटक रहा है। तो वायर की लेंथ चेंजेस टू L1। लेट सपोज ओरिजिनल लेंथ L0 थी, अब वो चेंज होके L1 बन गई, ठीक है। मास m जब उसमें सस्पेंड किया फ्री हैंड से, तो एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस क्या होगा? मुझे सिर्फ इतना बताना, क्या मैं ऐसा सवाल पहले कर चुका हूँ? कहाँ कर चुके हो? जहाँ पर रेशियो निकाले थे, याद करो, आई थिंक पिछली क्लास में। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये मेरी चेंज इन लेंथ हो गई, ये ओरिजिनल लेंथ, तो ये मेरी चेंज इन लेंथ हो गई। अब ये एक तरह से डेल्टा L बाई एल ही है, जिसको इक्वल कैसे करेंगे? फोर्स इज इक्वल टू A इंटू गामा के। अब यही गामा तो बताना था, इसको इस साइड लेके आ जाओ। अच्छा, पहले लेंथ L थी, तो हम एक काम करें, इसको सीधा सीधा L बोल दें, इसको L1 बोल देते हैं और इसको L बोल देते हैं। तो गामा को इधर लेके आओ, गामा को इधर लेके आ गए, फोर्स यहाँ पर चली आई और ये वाली लेंथ L इधर चली गई और ये मेरी A इंटू L1 माइनस L हो गई। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगी? mg, सिंपली क्या हो जाएगी? mg। तो mg कैपिटल L डिवाइडेड बाई A L1 माइनस L, तो mg कैपिटल L L1 माइनस L, मेरा फोर्थ वाला आंसर राइट है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल जो स्ट्रिक्टली नीट के लिए नहीं है, ध्यान देना, स्ट्रिक्टली नीट के लिए नहीं, उसके पहले ये वाला कर लेते हैं, इजी सवाल है। लेंथ बतानी है मेटेलिक वायर की, जब वायर L1 है, मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ L1 एंड L2 व्हेन टेंशन T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड नेचुरल लेंथ। तो मैं आपको इसमें एक रामबाण दे रहा हूँ। क्या रामबाण दे रहे हो? अगर पता है, क्या पता है? वैसे तो ये बहुत इक्वेशन लेंदी हो जाएगी, सॉल्व करके आएगा, लेकिन अगर सिर्फ दो लेंथ दी है और मुझे निकालना है तो कैसे निकालते थे? जैसे हमने मेथड से किया था, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा। मान लेता हूँ L0 है ओरिजिनल लेंथ, हम करेंगे, अगर बताया नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, तो F1, ये टेंशन एक तरह की फोर्स ही है ना, तो F1 माइनस F2, ठीक, डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2। अब भाई F तो ये F का डायमेंशन आ जाएगा, कैसे काम चले भाई? मुझे L का डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पर L2 कर देना, यहाँ पर L1 कर देना। अब क्या होगा? F से F कैंसिल हो जाएगा और L0 इक्वल टू L2 हो जाएगा डायमेंशनली। तो ये मेरी फाइनल लेंथ होगी, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर सिंपली L2 टेंशन T1 माइनस L1 T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ऐसे हो जाएगी। आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये सवाल जो नीट के लिए नहीं है, मतलब नहीं करना है, साफ साफ लिखा है। क्या साफ साफ लिखा है? कि एक वो जो हम लोग मस्ती में टॉवेल का उसे मोड़ के खेलते हैं ना, वैसा वाला ट्विस्ट वाला सवाल है। ट्विस्ट एंगल सिलेंडर का थीटा है, ट्विस्ट एंगल सिलेंडर ए का θ1 है, ट्विस्ट एंगल सिलेंडर बी का थीटा माइनस θ1 मतलब θ2 है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये टाउ ए इक्वल टू, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? कि ये जो ट्विस्ट एंगल होता है ये मेरा कैसा प्रोपोर्शनल होता है, ये एक सी करके टर्म पढ़ाए थे सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो हम इसको लिख देंगे, ये क्या होता है? ये होता है सिंपली सी थीटा, ठीक। अब इसको जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे C1 θ1 इज इक्वल टू C2 θ2, ठीक। ये मेरा जो C वाला टर्म है ये प्रोपोर्शनल ऐसे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R1 या R प्रोपोर्शनल 4 और R ही रहने दो, प्रोपोर्शनल 4 और नीचे क्या लिख देंगे? L, और ये मेरा हो जाएगा क्या? θ1 इज इक्वल टू, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा R, लेकिन दूसरे वाले का क्या है? रेडियस 2R है, तो 2R का पावर 4 डिवाइडेड बाई L, लेकिन ये वाला L डैश होगा, ठीक। और ये मेरा थीटा जो है वो थीटा माइनस θ1 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R के क्यूब से R का क्यूब कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 डिवाइडेड बाई L डैश थीटा माइनस θ1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मेरा जो θ1 है वो θ1 जो है वो मेरा 16 थीटा डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। नीट के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को उतना ध्यान से नहीं किया, बट सर ने ऐसे कराया था तो करा दिया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में सॉलिड के, जिसमें सर ने मोस्टली होमवर्क कराया है, तो एक एक करके हम फटाफट से होमवर्क करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्लूइड। क्या था भाई होमवर्क? ये क्वेश्चन कुछ देखा नहीं लग रहा है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था, जिसका आंसर 0.5 आया था। कैसे किया था? हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। यहाँ पर हमने हाफ
फोर्स क्या होगा, 10 kg मास है तो 10 इंटू जी की वैल्यू 10, चेंज इन लेंथ कितना है 10 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल भाई थोड़ा सा क्या इतना सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस हमको रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है, हमको यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर का रेशियो दिया है, हमको रेशियो ऑफ डायमीटर दिया है, तो जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्टील टू रेडियस ऑफ कॉपर का रेशियो पी दिया है हमारे क्वेश्चन में, ठीक। और क्या दिया है, लेंथ का रेशियो, जो इन वायर्स की लेंथ है इसका रेशियो ऑफ स्टील टू रेशियो ऑफ कॉपर ये दिया है क्यू। और रेशियो ऑफ गामा जो यंग मॉड्यूलस है उसका रेशियो स्टील टू कॉपर कितना दिया है, सिंपली यस दिया है। और पूछा क्या है, पूछा है चेंज इन लेंथ स्टील का बाई कॉपर के, ये हमसे पूछा हुआ है। कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू फल अपॉन अल होता है, फल अपॉन अल। या आपको अगर चेंज इन लेंथ के टर्म्स में करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे एल ओरिजिनल लेंथ, नीचे एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं इसको इधर, तो क्या चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फल अपॉन ए इंटू गामा हो जाएगी। हाँ, इसी का रेशियो तो हमको बताना है। तो जब हम इसका रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा स्टील, ये हो जाएगी स्टील पर फोर्स, ये हो जाएगी स्टील की लेंथ, ये हो जाएगी स्टील का एरिया, ये हो जाएगा स्टील का यंग मॉड्यूलस। अब ध्यान देना एक बात पर, क्या कि फोर्स, तो हम ऐसे ही इसको डिवाइड कर देंगे, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फोर्स ऑन कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कॉपर वायर इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर। अब जब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या मेरा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फोर्स ऑन स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू गामा ऑफ स्टील इंटू यहाँ पर क्या था, लेंथ ऑफ स्टील, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कौन, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा एरिया ऑफ कॉपर, और ये गामा ऑफ कॉपर, और नीचे हो जाएगा फोर्स ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बता दो और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो फोर्स ऑफ कॉपर बाई फोर्स ऑफ स्टील अपॉन कॉपर इंटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू गामा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई गामा ऑफ स्टील। ठीक, अब हमको क्या क्या दिया है इस बात का ध्यान दो। हमको दिया है LS/LC, मतलब स्टील बाई कॉपर की लेंथ, ये वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है, ये वैल्यू हमको क्यू दी है, ये मुझे क्यू दिया है। ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू देखो, एरिया है, एरिया में पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई से पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रेडियस का रेशियो। अब रेडियस का रेशियो क्या है, स्टील अपॉन कॉपर पी है, तो कॉपर अपॉन स्टील जो है वो हो जाएगा 1/p, ये p है, ये 1/p है, और स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। और गामा कॉपर अपॉन स्टील, क्वेश्चन में स्टील अपॉन कॉपर यस दिया है, और ये है कॉपर अपॉन स्टील, तो ये 1/s हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कठिन नहीं है बिल्कुल। अब फोर्स कैसे लिखेंगे, स्टील वाले पे फोर्स देखो, स्टील वाले पे इस पे टेंशन कितने लोगों की वजह से, 2m और 7 है, मतलब इस पे टोटल 7mg का टेंशन है। ठीक है, और इस पर जो टेंशन है, मतलब जो फोर्स होगी वो सिर्फ इसकी वजह से है, तो 5mg हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, या फोर्स ऑफ स्टील पे दो लोगों की वजह से, तो 7 इंटू 7m हो गया, 7m नहीं, 7m की वैल्यू ही 7 हो गई, और g की वैल्यू 10, और नीचे क्या हो जाएगी, नीचे मेरी हो जाएगी क्या, 5 इंटू 10, तो क्या 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा मेरा 7/5, ये बचा q, ये बचा नीचे p², और ये बचा नीचे यस, तो कितना हो गया 7q डिवाइडेड बाई 5s p²। ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा, 7q डिवाइडेड बाई s p², 7q डिवाइडेड बाई s p², ऐसा एक ही ऑप्शन है कि 7q डिवाइडेड बाई s p का स्क्वायर हो। लेंथी सवाल भले था बट कठिन नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था, ये मैं मानता हूँ। ऐसे सवाल नीट में आते हैं, और ये शायद नीट का ही सब पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर की लॉन्ग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे दिया, यंग मॉड्यूलस दे दिया, उस पर लोड 250 न्यूटन का दे रहे हैं, तो इलॉन्गेशन कितना होगा। तो यार इलॉन्गेशन का अभी तक हमने कितना सारा क्वेश्चन कर लिया है कि मुझे फॉर्मूला याद हो गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ है, फोर्स कितनी लग रही है 250 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और गामा कितना है 10⁻⁴।
10⁻10 ये मेरा गामा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ये 4 गुना हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 40, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, और नीचे कितना हो गया 10⁻⁻4 और 10⁻10। तो ये दोनों आपस में लड़ भिड़ कर 10⁻6 बना लेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻3 ऊपर हो जाएगा, नीचे ये 10⁻6 बना लेंगे, कटेगा जब यहाँ से, और ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या करेगा 10⁻3 - 6 हो जाएगा, और 4 × 10⁻3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जेईई का क्वेश्चन है, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर बताना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को 2% डिक्रीज करने के लिए, मतलब डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 2%, मतलब 2/100 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे बीटा की वैल्यू दी है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी बाई वी होता है, ये फार्मूला है। और मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी हम नहीं बता सकते, ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 इंटू 2/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 10⁻2 प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10⁻10 के पावर में से 2 घट जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 × 10⁻8 मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम अपना आंसर सही है। अगला सवाल, 5 मीटर की वायर है, सीलिंग से उसको फिक्स किया है, मास जो लटकाया हुआ है उसका वेट 10 है, लोअर एंड पर और 1 मीटर अबाउ द फ्लोर है, इलांगेशन इतनी हो रही है, तो स्टोर एनर्जी बतानी है। तो स्टोर एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, वो होती है हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, तो ये हो जाएगी हाफ। ये क्वेश्चन, अच्छा ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है जो हमसे छूट गया था, इंटू फोर्स, फोर्स कितनी होगी एम जी, एम कितना है 10, जी कितना होगा 10, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है 1 mm का, मतलब 10⁻3, 2 से इसको काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 इंटू ये दोनों मिलकर क्या करेंगे 10⁻², तो ये क्या हो जाएगा 0.05, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशियन, ओशियन की डेप्थ बता दी कितनी है, यच 2700 मीटर। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो 1 बल्क मॉड्यूलस होती है, ये बता दी क्वेश्चन में कितनी है 45 × 10⁻11 है। और डेंसिटी ऑफ वाटर बता दी है, ये इसको एडिट करना था यार, एक सेकंड बस वेट कर लो। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 है, आगे हम फ्लूइड में पढ़ेंगे भी। तो कितना कंप्रेशन होगा, व्हाट इज अ फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे, अब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा वी बाई वी, यही हमको बताना है। ये जो होता है वो आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो एच रो जी होता है, सिंपल। ठीक, अब हमको ये बताना है, तो डेल्टा पी अपॉन माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस सिर्फ साइन रिप्रेजेंट करता है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच रो जी, नीचे हो जाएगा बीटा। अब 1 बीटा की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में दी थी, क्या था कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है 1 बीटा, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। अब हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एच कितना है 2700 है, रो कितना है 10⁻3 है, जी कितना है 10 है, नीचे बीटा की वैल्यू नहीं लिखेंगे, 1 बीटा डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 45 × 10⁻11, 45 × 10⁻11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये 2 0, ये 3 1 4, तो क्या ये 27 × 10⁻4 हो जाएगा, और ये 45 × 10⁻, कितना है -11, एक सेकंड, 3 1 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 पावर हो जाएगी। अब 6 पावर इसको खा जाएगा जब 6 पावर इसको खा जाएगा तो क्या होगा, 6 पावर इसको खा जाएगा तो क्या होगा बरखुरदार, 6 पावर 11 पावर को खाएगा, तो 7 8 9 10 11, 5 की पावर बचेगी, तो 27 × 45 × 10⁻5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट कर लेते हैं, तो 1215 आता है 10⁻5। अब सारे आंसर 1 पॉइंट के टर्म में दिए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ से 3 पावर में कम कर सकता हूँ, तो ये 10⁻2 हो जाएगा, तो 1.2 × 10⁻2 ऐसा एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे, यंग मॉड्यूलस स्टील का ट्वाइस है, मतलब जो यंग मॉड्यूलस है स्टील का वो मेरा ट्वाइस है किसके, ब्रास के, यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताना क्या है, अनदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ इफ वांट टू लोअर एंड वायर टू बी सेम लेवल, हम चाहते हैं वायर में सेम लेवल पे आ जाए, तो कितना वेट ऐड करें टू स्टील एंड ब्रास मस्ट बी रेशियो, मतलब हमको एक तरह से फोर्स का रेशियो बताना है। देखो F/A जो होता है वो इज इक्वल टू होता है गामा इंटू डेल्टा L/L के, हमको ये सेम करना है, मतलब एक्सटेंशन एक तरह से सेम करना है। जब एक्सटेंशन सेम हो जाएगा और वायर की लेंथ भी सेम ही है और एरिया भी, 2 वायर सेम लेंथ, ये देखो सेम लेंथ है, सेम लेंथ सेम एरिया,
तो ये भी कांस्टेंट कट जाएगा, ये भी कांस्टेंट कट जाएगा, ये भी इसको सेम करना ही है। तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी गामा के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि स्टील की फोर्स अपॉन ब्रास की फोर्स बराबर हो जाएगी गामा ऑफ स्टील अपॉन गामा ऑफ क्या ब्रास। ठीक है, अब इसका रेशियो तो भाई क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 टाइम्स है ब्रास का, और ये तो सिंपली ब्रास है ही, ब्रास से ब्रास कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2:1। तो मेरा कौन सा वाला आंसर 2:1 मतलब फोर्थ वाला। आगे चलेंगे, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ चुका है, वेव्स का क्वेश्चन है। वेव्स में जो वेलोसिटी होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव की वो होती है गामा अपॉन क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। ठीक है, तो सिंपली हम गामा की वैल्यू रखेंगे इसमें, यंग मॉडुलस 3.2 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई ये डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी दी है 8 × 10⁻3, 8 चौक 32, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 0.4, 10⁻3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 11 में से जाएगा तो कितना बचेगा पावर 7, 7 4 11 3 है 8 बचेगा, तो 10⁻8 पावर बचेगा, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा पावर। अब इसको हम एक काम और कर सकते हैं, क्या रूट के अंदर है तो अगर मैं इसको 40 बना दूं तो इसका पावर ये 2 खा जाएगा, हाँ 2 खा जाएगा। देखो एक पावर कम करूंगा तो 4 बनेगा, दूसरी पावर कम करूंगा तो 40 बनेगा। अब 40 का स्क्वायर रूट को बाहर लेंगे, 6 6 36 होता है, 6 × 6, अगर मैं 6 होता तो ये कुछ 6 आता, लेकिन ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है तो 6 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ये देखो ये वाली है, और 10⁻6 बन जाएगा, बाहर आ गए रूट के 10⁻3, तो ये 6.3 के अराउंड ही आएगी, मतलब 6 से थोड़ी सी बड़ी। तो अपना फोर्थ ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक स्ट्रिंग है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है क्वेश्चन में, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड लेंथ दी है, रिजिड बॉडी मास दे दिया है, रोटेट वर्टिकली सर्कुलर पाथ, मतलब थोड़ा सा ये सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ऐसे सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है और ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है टी, तो इतने रेडियस पर, तो बॉडी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, वेलोसिटी दे दिया है, तो बॉटम ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का मतलब है डेल्टा L/L कितना होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का यही मतलब है। तो हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पर जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है, वो एक तो इसके मास की वजह से होता है और एक इसके सर्कुलर मोशन की वजह से mv²/r, ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। अब यही टेंशन मेरा फोर्स है, तो इसको निकाल लेते हैं, कम करते हैं। तो T = m की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2 है, G की वैल्यू 10 है, प्लस m की वैल्यू 2 है, V कितना है 5 बचे 25, और रेडियस कितना दिया है भाई, रेडियस हाफ है, तो इसको मैं 1/2 लिख सकूंगा और 2 ऊपर चला जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 120, 50 दूनी 100 प्लस 20 120, तो मेरी टेंशन फोर्स 120 आ गई। अब मुझे क्या बताना है, मुझे स्ट्रेन बताना है। फोर्स अपॉन एरिया होता है गामा इंटू डेल्टा L/L, ये हमको बताना है, तो इसको इक्वेट करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये F डिवाइडेड बाई ए गामा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स कितनी लग रही है ये हमने निकाल लिया, कितनी 120, एरिया कितना है 4 mm का स्क्वायर, तो अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm 10⁻³ होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁻6 के ऑर्डर में आएगा। तो ये 4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई गामा। अब इसमें गामा का मल्टीप्लाई करेंगे, गामा कितना है भाई, एक सेकेंड, गामा मेरा 10⁻11 है, क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, तब फिर से 11 6 को खाएगा तो कितना बचेगा 120 × 4 × 7 8 9 10 11 5 बचेगा, 10⁻5, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12 ऊपर 30 हो जाएगी और जाएगा 10⁻⁻5 ऊपर। तो मेरी ये जो वैल्यू है वो 30 आ गई, तो हमको 10⁻5 के ऑर्डर में ही बताना था, तो यहाँ पर 30 फिल कर देंगे। जेईई में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगर लेंथ ऑफ वायर डबल कर दे रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ वायर को डबल कर रहे हैं, रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो यंग मॉडुलस में क्या फ़र्क होगा भाई। यंग मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो वायर वायर पर डिपेंड ही नहीं करती, रिमेन सेम हो जाएगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इतना का एरिया है, टू डबल इट्स लेंथ, मतलब लेंथ को हमको 2L करना है, तो एक तरह से एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, L के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे L लेंथ है उसको हम 2L बनाएंगे तो चेंज कितने का होगा 2L - L, तो एक्सटेंशन L के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा L जो है वो L के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लेंथ जो है ये मेरी 2L हो जाएगी, इनिशियल लेंथ मेरी L थी। ठीक, अब क्या बताना है, फोर्स बतानी है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है गामा इंटू डेल्टा L/L।
तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डेल्टा एल और एल दोनों ही सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगी, गामा इंटू एरिया। गामा की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम साइड में करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 4 का पावर खा जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻7 माई आंसर, 2 इंटू 10⁻7। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक क्यूबिकल मेटल है एक क्यूबिकल मेटल है, उसको 4 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे रहे हैं 4 गीगा पास्कल। अब गीगा पास्कल क्या होता है आपको नहीं पता होगा, तो गीगा पास्कल 10⁻9 को कहते हैं, 10⁻9 पास्कल होता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, याद है कैसे किया था, वो वाला डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, बस उसी की तरह है ये क्वेश्चन और कोई फर्क नहीं है। बल्क मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले में डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी होता है, इसकी जगह पर इसको रख दो तो डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी डेल्टा एल बाई एल 3 टाइम्स हो जाएगा। बस अब सारी वैल्यूज रख दो। मुझे बीटा की वैल्यू दी है बल्क मॉड्यूलस की, प्रेशर दिया है कितना है 4 इंटू 10⁻9 और बीटा की वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻10 इंटू 3 डेल्टा एल बाई एल। अब मुझे एक बात बता दो, क्या इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये पावर कितनी है 10 है, ये पावर 10 है, इस साइड लेके आएंगे तो ये 4 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻10 हो जाएगी और यहाँ पर 1 मिनट 10 हो जाएगी और यहाँ पर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, इसकी पावर को कैंसिल करते हैं। देखो इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 4 से, 4 दूनी 8 4 एकम 4 3 दूनी 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -10 बन जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा 10 का पावर -1। तो मेरा डेल्टा एल बाई एल जो है वो मेरा एक तरह से कितना हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 10⁻1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको पूछा है परसेंट में, तो परसेंट में पूछा है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 1 0 खाएगा और ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 10, नीचे 6 6 एकम 6 6 एकम 6 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, मतलब 1.67 वाला आएगा, यही मेरा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, असर्शन रीजन है अगला सवाल, ये पहले कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, कितना सिंपल सवाल पूछा था भाई, स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है और फोर्स का डायमेंशन हमको रटा हुआ होना चाहिए ml2 एरिया L2 जब ऊपर जाएगा तो L1 -2 कर देगा और T पहले से -2 में है तो क्या ये L-1 T -2 आ जाएगा, M1 L-1 T -2, ये मेरा फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा स्ट्रेस का। अब देखो ये अच्छा सवाल है, असेसर रीजन में मैं इसमें खुद फंस गया था। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक जीके पता होना चाहिए कि गामा ऑफ स्टील ज़्यादा होता है गामा ऑफ कॉपर के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो पहले सेकंड स्टेटमेंट आते हैं, कॉपर ऑफ स्प्रिंग, कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील, तो ये गलत हो गई क्योंकि इसका गामा ज़्यादा होता है। तो मेरी दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो दोनों सही हो ही नहीं सकती, दोनों सही हो ही नहीं सकती, पहली सही हो या ना हो नहीं पता, लेकिन दूसरी गलत है, तो मेरा ऐसे आंसर एलिमिनेट करके आ जाएगा अगर आपको पहली स्टेटमेंट ना समझे तो। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग डिटरमाइंड बाय शेयर मॉड्यूलस, जो हम स्प्रिंग को ऐसे गोल गोल खींचते हैं तो ये शेयर स्ट्रेस से डिफाइन होती है, जो ईटा वाला था ना दूसरा वाला उससे डिफाइन होती है। शेयर स्ट्रेस मॉड्यूलस मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, मॉड्यूलस ऑफ बाय शेयर मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी, ये वाली गलत होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, तब तक के लिए ओके बाय।